हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का फिजिक्स वाला भाग, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10 प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। यानी ये हमारे जो हिंदी की बुक है आपके साइंस की, उसकी इकाई नंबर ये 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक घटनाएं। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। तो फिजिक्स का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और जैसे आप देखते हैं प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आसमान में बिजली चमक रही है ना, तेज हवाएं चल रही, तो बहुत सारी प्रकृति में क्या हो रही, घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। हालांकि फिजिक्स में हमारा चैप्टर है अध्याय नंबर 10, जिसका नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग एक शब्द का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश। तो ये प्रकाश है क्या वास्तव में? प्रकाश क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में बोला जाता है लाइट। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब घरों में हमारे बिजली वगैरह चली जाती है तो कोई लोग ये नहीं बोलता है कि विद्युत चला गया है, तो सीधा सा मतलब यही बोलते हैं कि लाइट चला गया है। क्या बोलते हैं? लाइट चला गया है। तो कभी वो नहीं बोलेंगे कि प्रकाश चला गया है, या फिर बोलते हैं बत्ती चली गई है। ये कोई नहीं बोलता कि विद्युत चली गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर उस प्रकाश की बात नहीं की जा रही। हालांकि यहाँ से आप देख रहे हैं इतना सारा प्रकाश आप पे पड़ रहा है। तो ये जो प्रकाश है ये है क्या? पहली बात तो आपको ये समझना होगा। तो एक बात याद रखना, प्रकाश जो है बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। ये बात तो तय है भाई। देखिए, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहां पर प्रकाश नहीं होता है तो क्या आप वस्तुओं को देख पाते हैं? तो नहीं देख पा रहे हैं। अब नहीं देख पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं। तो प्रकाश, एक बात तो क्लियर होगी, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? मदद करती है, यानी सहायता करती है। तो प्रकाश का मतलब समझ में आ गया। जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, तो इन गुणों के बारे में भी हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो प्रकाश का मतलब हो गया। ठीक है, इतना ही आपको एग्जाम में कराएगा तो आपको यही लिखना। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। गुण मतलब प्रॉपर्टीज। अब ये प्रकाश है, इसके कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी। हर एक चीज को तो प्रकाश नहीं कहा जा सकता। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ना है हमको। तो अब हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के गुण। अब यहाँ पर जब प्रकाश के हम गुणों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आप ये समझ लीजिए, प्रकाश स्वयं अपारदर्शी होता है। क्या कहा मैंने? प्रकाश स्वयं बेटा क्या होता है? अपारदर्शी होता है। या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रकाश कभी स्वयं नहीं दिखाई देता। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रकाश को देखा हो? है कोई बच्चा जिसने प्रकाश को देखा हो? तो पहले तो इसकी प्रॉपर्टी यही हो जाएगी, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है पर ये दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है, यानी सहायता करता है। तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, पहली बात समझ लीजिए। लेकिन अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो देखिए बल्ब जल रहा है, तो ये तो सर हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। बेटा प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान से समझिए। इस बल्ब से प्रकाश निकला है और इस बोर्ड पे पड़ा हुआ है। क्या बीच में आपको कहीं पर प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है पर इस बोर्ड को देखने में हमारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बात समझ लीजिए, आपका 10th स्टैंडर्ड है, आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जब आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो कल्पना करने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप जब तक कल्पना नहीं कर पाएंगे तब तक, कल्पना यहाँ लड़की की बात नहीं है बेटा, कल्पना हमारी सोच।
तो जितना अच्छा आप इमेजिनेशन कर लेंगे, जितना आप कल्पना कर लेंगे, उतना ही हमें क्या रहेगा, हम उतना बेहतर फिजिक्स को समझ सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। आज ये पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर पहला पॉइंट क्या होगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इसका ये गुण है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, परंतु वस्तुओं को देखने में हमें क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, या देती भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है परंतु ये वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश की वायु, वायु बोलो या फिर बेटा निर्वात, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वायु या निर्वात का मतलब क्या है, पहले इस बात को भी समझ लीजिए। वैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं अपनी पृथ्वी पर, तो ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ पर वायु हो ना, और जहाँ पर मतलब सब कुछ है, और जहाँ पर आपने मान लीजिए सब कुछ हटा दे लेकिन वहाँ पर वायु है, तो वहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा, वायु माध्यम बोला जाएगा। लेकिन अगर वहीं से हम वायु को भी हटा दें तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, निर्वात आ जाता है। तो जहाँ पर वायु भी ना उपस्थित हो, और तो चीजें अन्य चीजें हैं ही नहीं, मान लीजिए जहां पर वायु भी ना उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 कितने जीरो लगाने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 1 सेकंड में, प्रति सेकंड है ना, 1 सेकंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, समझ में आ रहा, 30 करोड़ मीटर चल जाता है ये प्रकाश 1 सेकंड में। मतलब आपने पलक झपकी, और अगर प्रकाश यहाँ पर था, आपने पलक झपकी तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा कि कहाँ चला गया। बात समझ लीजिए। यानी इसकी स्पीड आप देखिए कितनी है, स्पीड यानी इसकी चाल कितनी है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना जा रही है, 30 करोड़ मीटर दूर जा रही है प्रकाश। समझ गए। अब 30 करोड़ मीटर कितना हुआ, आप सोच लो, कब नाप पाओगे कोई भरोसा नहीं, है ना। तो ये चीज है, ये प्रकाश की चाल होती है या वायु या निर्वात में। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। अर्थात अगर आप लिखना चाहें तो इसको हमेशा सिंबल जो दिया जाता है वो दिया जाता है सी। तो सी बराबर आपको हमेशा मिलेगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो प्रकाश की चाल को काहे से लिखते हैं, सी से, ये फिक्स है। प्रकाश की चाल को काहे से लिखेंगे, सी से। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है पर वस्तुओं को देखने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 कि प्रकाश या वायु या निर्वात में जो चाल होती है, यहाँ पे लिख लो, वायु या निर्वात में प्रकाश, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये बेटा हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है। अब यहां पर एक और हम बात कर लें कि जो हमारा प्रकाश होता है, हमारा जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गति करता है। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश सरल रेखा में, दिख रहा है बेटा क्लियर, सरल रेखा में गति करता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलता है। कि जैसे अगर इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मान लीजिए यहां पर हमने 2 कार्डबोर्ड लगा रखे हैं, ठीक है, और यहां पर एक छिद्र ये है और एक छिद्र यहां पर ये है, और यहां पर मेरी बेटा क्या है? आईज है। ये मेरी यहां पर बेटा क्या है? आंख है। ये हमारी बेटा यहां पर क्या है? आंख है। और ये जो हमारी आंख है, और यहां पर मैंने क्या रखा है? एक बेटा टॉर्च रखी है। समझ के रखना, यहां से इससे क्या निकल रहा है? ये प्रकाश निकल रहा है। ये हमारी टॉर्च है और टॉर्च से क्या निकल रहा? प्रकाश निकल रहा है। अब जब ये प्रकाश यहां से जाएगा तो इस छिद्र से होता हुआ, इस छिद्र से होता हुआ कहां पड़ेगा? हमारी आंख पे पड़ेगा। मैं 3 कार्डबोर्ड ले लेता हूं, एक और कार्डबोर्ड ले लेता हूं। चलो 3 कार्डबोर्ड ले लेता हूं। ये देखिए, तो यहां से प्रकाश होता हुआ इस छिद्र से होता हुआ इस छिद्र से होता हुआ हमारी आंख पर पड़ गया। ठीक है, क्यों पड़ा? क्योंकि तीनों कार्डबोर्ड बराबर है और तीनों के जो छिद्र हैं वो क्या है? समान है। तो सीधी रेखा में प्रकाश चल रहा था तो सीधा हमारी आंख पे पड़ गया। क्लियर है? लेकिन अगर इसी कार्डबोर्ड को हम थोड़ा सा बेटा क्या करें? ऊपर उठा दें। मान लीजिए हमने थोड़ा सा इस कार्डबोर्ड को ऊपर उठा दिया, ठीक है, और ये वाला छिद्र अब यहां पर आ गया, तो प्रकाश तो चल रहा था सीधी रेखा में, तो अब ये प्रकाश क्या हमारी आंख को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर ये कैसा माध्यम हो गया? अपारदर्शी। तो प्रकाश इसको पार करके जा ही नहीं पाएगा, तो वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो इस बात से यही सिद्ध होता है कि प्रकाश बेटा क्या होता है? एक सीधी रेखा में गति करता है। तो पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आ गया कि प्रकाश क्या होता है बेटा? सरल रेखा में या सीधी रेखा में बेटा क्या करता है? गति करता है। ठीक है, चौथी बात देखो, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश कहीं भी आ जा सकता है भाई, इसके लिए सारी छूट है। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ी पे चढ़ गए हैं तो वहां पे प्रकाश नहीं चल पाएगा। प्रकाश भाई चढ़ेगा। तुम एक बार पहाड़ी पे चढ़ रहे हो भैया, चढ़ते चढ़ते नीचे आके झम से, लेकिन ये नहीं आएगा बंदा। तो इससे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम का मतलब ये है कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले, आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आपके पास माध्यम क्या होना चाहिए? या तो साइकिल होनी चाहिए, या मोटरसाइकिल होनी चाहिए, या आपके पास कार होनी चाहिए, या आपके पास बस होना चाहिए। आपको स्कूल जाना है तो एक माध्यम होना चाहिए आपको, लेकिन इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना भाई? सुबह देखो ये निकल लेता है, जैसे सूरज निकलता है, सुबह निकलता है तो पृथ्वी पे आ जाता है। तो भाई किसी माध्यम को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चाहे निर्वात हो, चाहे हमारा वायु माध्यम हो, कहीं पर भी ये क्या कर सकता है बेटा? गति कर सकता है। क्लियर है? अब एक बात और समझो ध्यान से, पांचवा पॉइंट है कि पांचवा पॉइंट ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल एवं दिशा बदल जाती है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल एवं दिशा क्या होती है बेटा? बदल जाती है। आप मान लीजिए इसी तरह से आपको हम एक समतल प्लेन पे दौड़ाएं तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। वहीं लेकिन मान लीजिए हमारे खेत जुता हुआ हो, मिट्टी उबड़ खाबड़ हो, अगर हम वहां पर आपको दौड़ा दें तो क्या होगा? क्या आप वहां पे आपकी स्पीड बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाएगी ना। तो प्रकाश जब एक माध्यम से, मान लीजिए प्रकाश अभी वायु में चल रहा था,
वायु से जैसे ही बेटा ये कहाँ जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, वायु से जैसे ही कहाँ जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल एवं दिशा बदल जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, छठा पॉइंट देखो, जब प्रकाश चमकदार सतह पर पड़ता है, कहां पर पड़ता है बेटा, चमकदार सतहों पर, क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। प्रकाश, या यहां पे लिख देता हूं, चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है बेटा, परावर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आज जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं सब इन्हीं की देन है, परावर्तन की देन है। किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो आप दुनिया में कोई भी चीज नहीं देख सकते, ये बात सोच लो। तो कितना क्रिएटिविटी है ब्रह्मा जी ने जो बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया, सब कुछ लगाया है, और जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो अगर ये प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। आप सोचो कैसे कि मान लीजिए कि ये घनश्याम यहाँ पर एक लड़का है और ये इस तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये घनश्याम एक लड़का है, और मान लीजिए यहां से ये घनश्याम की आंखें हैं और ये इसकी नाक है, जो भी है ये घनश्याम है, एकदम पैरट की तरीके से। तो ये कौन है, घनश्याम। और मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है पिज्जा, क्या रखा हुआ है, पिज्जा। क्या रखा हुआ बेटा, पिज्जा रखा हुआ है। अब घनश्याम को ये पिज्जा देखना है, तो घनश्याम मान लीजिए ये अंधेरे कमरे में रखा था, ठीक है, तो घनश्याम का ये पास ही क्या रखा, पिज्जा रखा हुआ है। तो इस पिज्जे को घनश्याम को खाना है, और घनश्याम के हाथ में क्या थी, एक टॉर्च थी। घनश्याम के हाथ में क्या है, टॉर्च है, देखो कितनी लंबी सी टॉर्च है। अब होगा क्या कि यहां से इस टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, ऐसे ऐसे इस पर आया, और इससे टकराने के बाद फिर से ये कहां पड़ेगा, जाके घनश्याम की आंखों पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि प्रकाश यहां से निकला और इससे टकरा के वापस जा रहा ना, तो इसी घटना को परावर्तन बोलते हैं। भाई आप हमको क्यों देख पा रहे हैं बताओ जरा, अभी मैं सारी लाइटें ऑफ कर दूं, मैं अंधेरे में खड़ा हो जाऊं, क्या मैं तुमको दिखाई दूंगा, नहीं दिखाई दूंगा ना। अब मान लीजिए कि तुम एक टार्च लाए हो बढ़िया सी, और जैसे ही टार्च वहां से टार्च से रोशनी किरणें निकलेंगे और हम पर क्या क्या होंगे, पड़ेंगी, और हमसे पढ़ करके टकरा के वापस तुम्हारी आंख कहाँ पड़ेंगी, जाके तुम्हारी आंख पर पड़ेंगी जाके। तो जब तुम्हारी आंख पर पड़ेंगी जाके, तो मेरा प्रतिबिंब तुम्हारी आंख पर बनेगा, आंख के रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो वहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा राम सिंह सर यहाँ खड़े हैं आप, तो आपको दिखाई देगा, ये समझ में आ रहा। तो परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस जाना। तो प्रकाश इसी तरह से जब समतल सतह से पड़ता है तो टकरा के बेटा वो क्या तो वापस हो जाता है। या आपने ठंडक के दिनों में देखा होगा कि आप जब धूप में बैठते हैं और मान लीजिए घर का कोई सदस्य है, एक मिरर लेके पहुंच गया, शीशा लेके पहुंच गया, तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइट लेते थे और ऐसे ऐसे लाइट को ऐसे मारते थे, तो उसका एक मतलब चमकीला भाग दिखाई देता था जिस भी वॉल पे पड़ता था। तो मान लीजिए आपने दर्पण लिया है और प्रकाश इससे आ रहा है और यहाँ पर पड़ा प्रकाश, और ये टकरा करके फिर कहाँ जाएगा, इससे टकरा करके वापस चला जाएगा। तो क्या है, जब प्रकाश समतल, जो समतल है या जो हमारी चिकनी चमकदार सतहें हैं, उनसे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता। और जिस दिन बेटा प्रकाश का परावर्तन बंद हो जाएगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं है इस धरती पर कि जो तुम्हें किसी चीज को दिखा दे। तो प्रकाश का परावर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, आप किसी चीज को नहीं देख पाएंगे, ये बात आप बांध लीजिए दिमाग में। तो हमें कोई भी चीज क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आप इसको समझ के चलिए, शुरुआत है चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस मजा आना चाहिए। एक बार अगर आपको मजा आने लगा ना, तो फिजिक्स सबसे आसान है। अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं सर फिजिक्स बड़ी कठिन है, लेकिन इसको समझो तो बड़े आसान है। क्लियर है। तो यहां पर यह पता चल गया कि जो प्रकाश होता है उस चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है।
और जिस दिन यह परावर्तन की घटना बंद हो जाएगी ना बेटा, उस दिन हम एक मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम यहाँ पे खड़े हो, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, ना कोई दिखाने वाला होगा तुमको, ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन तभी बंद होगा जब बेटा क्या नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, है ना। तो याद रखना, तो प्रकाश हमेशा रहेगा तो परावर्तन की घटना भी हमेशा रहेगी, और जब परावर्तन की घटना ऐसी रहे हमेशा रहेगी तो हमें चीजें भी हमेशा दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और अगर इसके बारे में एक पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। आपको पता है कि पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या होता है, पारदर्शी, और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी, और जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके, क्लियर ना देखा जा सके, वो अल्प पारदर्शी होता। तो यहां पर क्या कहा गया, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, कि भाई मेरा ये हाथ है देखिए आप, और ये अपारदर्शी है, मैं यहां से प्रकाश इस पे डालूंगा तो क्या ये प्रकाश इसको आर पार कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरा हाथ क्या हुआ, अपारदर्शी हुआ। तो अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता, ठीक। और जब ये नहीं गुजर पाएगा तभी तो बेटा क्या बनेगी, मेरी साइडो बनेगी। देखो हाथ में ये मेरी साइडो दिख रही, क्योंकि अगर प्रकाश पार कर जाएगा तो साइडो बनेगी ही नहीं। तो साइडो इसीलिए बनती है क्योंकि प्रकाश क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं जा सकता। और साइडो किसकी बनती है, हमेशा अपारदर्शी चीजों की ही छाया बनती है, साइडो जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। परछाई, गांव की भाषा में कहते हैं परछाई। जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं परछाई बहुत लंबी सी जाती है। ऐसा क्या हो रहा है कि सूरज से प्रकाश की किरणें आ रही है, वो हमको आर पार हमारे नहीं जा पा रही, तो वो टकरा करके वापस जा रही, तो उतने ही भाग पर क्या बन रहा, हमारे पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, सॉरी साइडो बन जाती है, परछाई बन जाती है ना। कहते हैं ना कि आज के दौर में किसी का भरोसा नहीं, परछाई भी साथ छोड़ देती है। बिल्कुल सत्य है भाई, जब तक उजाले में हो तब तक परछाई तुम्हारे साथ है, और जितने टाइम तुम अंधेरे में पहुंचे परछाई ने साथ छोड़ दिया। वही वाला हाल है कि जैसे तुम मान लो बहुत अच्छी कंडीशन में तो तुम्हारे 1000 मित्र यार दोस्त हैं, हालांकि सब पे लागू नहीं होता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं चाहे आप प्रकाश में हो चाहे आप अंधकार में हो, साथ रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे समय में तो सब साथ होते हैं, लेकिन बुरे समय में तो क्या होता है, साथ छोड़ देते हैं, परछाई भी साथ छोड़ देते हैं। तो भाई जैसे अंधेरे में आप पहुंचेंगे परछाई खत्म। बात समझ में आ रही। तो यहां पर अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। बात क्लियर है। आप लोगों ने देखा होगा, सोचो कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो सामने शीशा लगा होता है तो वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है। आप अंदर से बाहर देख पा रहे हैं, लेकिन वही शीशा सोच लो अगर अपारदर्शी हो जाए तो क्या प्रकाश एक पार से दूसरी पार जाएगा, नहीं। क्या तुम्हें चीजें दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी, है ना। तो ये बात याद रखना। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 अगर हम इसकी बात करेंगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में, हालांकि यहां पर जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग एक बात करते हैं श्वेत प्रकाश की। न्यूटन दादा ने बताया था क्या बेटा, श्वेत, कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इनकी कहानी है, मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे आखिर कैसे क्या हुआ था। तो प्रकाश में कितने रंग होते हैं बेटा, 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके बारे में टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण, वहां पर इसको पढ़ेंगे। तो विबग्योर, वी का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो हमारे पास जो प्रिज्म होता है, एक डिवाइस है जो प्रिज्म है, तो जब उस प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं, समझिए मान लीजिए हमारे पास एक डिवाइस है, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से जब हम प्रकाश को बेटा गुजारते हैं
तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? इस तरीके से 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे आप देखें इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग ही तो होते हैं। तो उसमें देखो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। तो वो किसके कारण हो रहा है, इसका हम कारण आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। क्लियर है? इतनी बात हम लोगों ने जान ली किसके बारे में? प्रकाश के बारे में जाना। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। उसके बाद हमने क्या देखे? प्रकाश के गुण देखे। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने बेटा क्या देख लिए हैं? प्रकाश के गुण देख लिए हैं। तो ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए आगे देखिए। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपना प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करती, यानी वो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। कि अगर हम यही बात अगर देखें कि अगर हम एक बात करते हैं, देखते हैं कि जैसे सूरज है, तो सूरज का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा क्या है? सूरज के प्रकाश की सहायता से चमक रहा है। तो जो वस्तुएं प्रकाश स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, यानी चमकने वाली वस्तुएं, ल्यूमिनस। क्या कहलाती हैं वो? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत कम पूछा जाता, पर आपको पता होना चाहिए कि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आप प्रदीप्त भी बोल सकते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वतः स्वयं उत्पन्न करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो अपना प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा है कि प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? प्रदीप्त है या आदीप्त है? आदीप्त है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जब सूरज का प्रकाश उस पर चमकता है तो वो परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी तक आता है। तो चंद्रमा इसका उदाहरण हो जाएगा। और दीप्त यानी प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होंगी? जो ल्यूमिनस होंगी, जो आपका बल्ब है, सूर्य है, तो ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब यहां पर हम लोग बेटा एक बात करते हैं कि प्रकाश किरण की, कि प्रकाश किरण क्या होता है। इस टॉपिक को भी समझना, देखो पूरा बेसिक आपको समझना होगा, क्योंकि ये आपको 12th क्लास में भी काम आने वाला है। प्रकाश किरण, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। अब ये रे ऑफ लाइट है क्या, इसको समझ लीजिए। आप लोगों ने किरण शब्द का तो नाम सुना ही होगा, किरण शब्द का नाम सुना होगा। तो कहते हैं ना कि किरण शब्द वो होता है, किरण वो होती है जिसका एक अपना एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। और एक पॉइंट इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? इसी को किरण बोला जाता है। तो अब यहां पर हम कहेंगे, जब किसी समांग माध्यम में, ध्यान से सुनना, जब किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में चलता है, किसमें बेटा? सरल रेखा में चलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब जब ये तो अभी हमारी क्या है? ये एक प्रकाश किरण है, ये हमारी क्या है? प्रकाश किरण है। अगर मान लीजिए यही प्रकाश की किरण, ध्यान से मेरे बात सुनना, ये हमारी बेटा क्या है? प्रकाश किरण है। समझ के चलिएगा थोड़ा सा, ये हमारी क्या है? प्रकाश किरण है। और यही जब प्रकाश किरण बेटा मान लीजिए एक से अधिक हो और सबकी दिशा क्या हो? एक जैसी हो, इस तरीके से, तो जब ये समूह में चलती हैं, क्या कहा मैंने? जब ये बेटा क्या करती हैं? समूह में चलती हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। जब प्रकाश किरणें एक ही दिशा में बेटा, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणें जब समूह में चलती हैं, तो इसको बेटा बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज। क्या बोला जाता है? प्रकाश किरण पुंज बोला जाता है। एक प्रकाश की किरण जा रही तो उसको हम प्रकाश किरण बोलेंगे, लेकिन जब बहुत ही सी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो प्रकाश किरण पुंज है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेटा हमारे पास क्या है? प्रकाश किरण पुंज। अब ये प्रकाश किरण जो पुंज है, ये 3 प्रकार का है। कितने बेटा? 3 प्रकार का।
एक है आपका अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, और जो दूसरा है वो है अपसारी। क्या है बेटा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो यहां पर प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा आपका होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा आपका होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखिए कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं, जरा इसमें देखो, क्या हम इसको पुंज बोल सकते हैं? क्या इसे पुंज बोलना उचित होगा? बिल्कुल उचित होगा। क्यों? क्योंकि सब प्रकाश की किरणों की दिशा क्या है? एक तरफ है, और जब दिशा एक तरफ हो और वो किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हो, है ना, तो सारी की सारी प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु पे जाके मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या बोला जाता है बेटा? अभिसारी। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, तो जब कोई प्रकाश की किरण, अच्छा ये एक बात और समझ लो, यहां पर जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। तो जब सभी आपतित किरणें किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। पहला पॉइंट इसका। तो सर अपसारी क्या हुआ? जब आपतित किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, ये मान लीजिए यहां पर देखिए किसी एक बिंदु से निकल रही है ना बेटा, यहां पर देखिए ये क्या हो रही है? किसी एक बिंदु से निकल रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपतित प्रकाश किरणें जो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या बोला जाता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोला जाता है। और यहां पर देखिए सर समांतर प्रकाश किरण पुंज, मतलब ऐसी प्रकाश की किरणें जो ना बेटा किसी एक बिंदु से निकल रही हैं और ना किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यानी वो एक दूसरे के क्या है बेटा? समांतर है। तो ऐसा प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो प्रकाश किरण पुंज का मतलब आ गया, समझ में आ गया। तो प्रकाश किरण क्या होती है? जब, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश किसी समांगी माध्यम में, जब प्रकाश किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी ऋज रेखा मतलब सीधी रेखा में चलता है, तो इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और जब यही बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी समूह में चलते हैं तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज आपको हमने यहाँ पर 3 तरीके का आपको बताया। ठीक है, तो जब बहुत सारी आपतित किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। और जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। और समांतर प्रकाश किरण पुंज को मतलब ये हुआ कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें ना तो किसी बिंदु पे जाके मिलती हैं और ना ही किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वो एक दूसरे से क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम लोगों ने ये देख लिया कि 3 तरीके का प्रकाश किरण पुंज होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और बातें आपको समझना होगा कि जिसको हमें समझाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक टॉपिक और आपका आएगा जिसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब को समझना, चलिए प्रतिबिंब को हम आगे समझाएंगे, उससे पहले मैं एक चीज और बता देते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सर अभी आपने बताया था कि अगर जिस दिन प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा या प्रकाश का परावर्तन की घटना रुक जाएगी उस दिन हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी, ये आपको हमने बताया। आखिर
क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, तो पहले इस बात को भी थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझना होगा। कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चिकनी समतल सतह है। ये क्या है बेटा, चिकनी समतल सतह है, और ये सतह कैसी है, अपारदर्शी है। ये वाला इसका भाग क्या है, अपारदर्शी है। तो जब ये चिकनी सतह पर कोई मान लीजिए प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर कोई प्रकाश की किरण आई, शब्दों को समझिएगा। तो ये जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है, मतलब जिस सोर्स से प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए बल्ब है, बल्ब से प्रकाश की किरण निकल रही है और वो हम तक आ रही है। तो जो बल्ब से प्रकाश की किरण निकल रही है, यानी जिस सोर्स से प्रकाश की किरण आती है, उस किरण को हमेशा क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखना, उसको बोला जाता है बेटा आपतित किरण। कौन सी किरण होती है बेटा, ये आपतित किरण होती। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण। क्लियर है। और याद रखना, ये जो हमारी ये समतल सतह है, इसके जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, इस बिंदु पे प्रकाश पड़ा, तो जिस बिंदु पे प्रकाश पड़ता है तो वहां पर हम बेटा क्या डालते हैं, एक लंब डाल, अभिलंब। तो ये हमने यहां पर क्या डाला, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे बेटा, अभिलंब। और ये प्रकाश की किरण सतह कैसी है, चिकनी है, चमकदार है। तो यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा और पड़ने के बाद क्या होगा, टकरा के वापस चला जाएगा। यानी जिस माध्यम से आया था, टकरा के बेटा उसी माध्यम में ये वापस चला जाएगा। तो टकराने के बाद जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो घटना हो रही है वो कौन सी घटना हो रही है बेटा, परावर्तन की घटना हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और टकरा के जाने वाली किरण को बेटा क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्लियर है। और यहां पर ध्यान से देखिए, जिस बिंदु पे टकराती है, ध्यान से सुनना, जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर है। और जो ये सतह है, इस सतह को बेटा क्या बोला जाता है, परावर्तक तल। जिस तल पे पड़ रही है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। तो जब प्रकाश की किरण देखिए किसी समतल या चमकदार सतह पर पड़ती है तो ये टकरा के वापस चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण किसी समतल चमकदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब कुछ बातें और बता रहा हूं, इनको हमेशा याद रखना। हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, यहां पर देखो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, हमेशा इसका नाम होगा आपतन कोण। क्या होगा बेटा, आपतन कोण होगा। और आपतन कोण को हमेशा आई से लिखते हैं। कौन सा ये कोण होगा, आपतन कोण होगा। क्या कहा मैंने, ये फिक्स है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण कौन सा होगा, आपतन कोण होगा। और यहां पर बेटा इधर भी तो कोण बना, तो कौन सी घटना हो रही, परावर्तन की घटना। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण हमेशा बनेगा, फिक्स है ये, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये हमारा बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण को बेटा कहां से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। हालांकि आगे अपवर्तन कोण भी पढ़ोगे, उसको भी आर से लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा घटना कौन सी हो रही, प्रकाश का परावर्तन हो रहा। तो क्या लिखोगे, प्रकाश जब किसी समतल या चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और जिस तल पे प्रकाश पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई।
आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब यहां पर देखिए परावर्तन के नियम भी हैं, परावर्तन के नियम भी हैं। तो इसके दो नियम है, बहुत ज्यादा नियम नहीं है, समझिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरा ये बोर्ड है, ये समतल है, और ये रेड वाला मार्कर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ब्लैक मार्कर भी ले लेता हूं, समझिए। ये मेरा जो रेड वाला मार्कर है, ये क्या है? मेरा एक परावर्तक तल है। मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण आई तो इस पे टकराएगी, तो टकराई, तो जहां पे टकराएगी वहां पर ये देखिए नीला मार्कर है, वहां पर हमने क्या डाला? अभिलंब डाला, और ये टकरा के बेटा इस तरीके से वापस चली जाएगी। तो तीनों कहाँ है? इसी बोर्ड पे है कि तीनों अलग हैं? तीनों बोर्ड पे ही तो है। अभिलंब भी कहाँ है? बोर्ड पे है। आपतित किरण भी कहाँ है? बोर्ड पे ही है। और परावर्तित किरण भी बेटा कहाँ है? बोर्ड पर है। तो तीनों एक ही समतल में है कि अलग अलग है? एक ही समतल में है ना तीनों। तो यही इसका पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम भी बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किसी समतल या चिकनीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम से, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद आपको ये डायग्राम बना देना है, ठीक है, रे डायग्राम। देखिए फिजिक्स में प्रकाश आप पढ़ रहे हैं तो आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, और रे डायग्राम में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी आगे बहुत रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने रे डायग्राम बनाना सीख लिया मतलब प्रकाश चैप्टर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। ये आप समझ के चलिए, मतलब यहां पर कोण आई क्या है? ये आपतन कोण है ये, और परावर्तन कोण है ये। इसका मतलब ये हुआ, समझिए जरा यहां पर बात को, कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई समतल पृष्ठ है, चिकनी सतह है, और यहां पर एक अभिलंब है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहां पर ये कितना एंगल बना के आई है? 60 डिग्री का एंगल बना के आई है। कितना? 60 डिग्री का। तो जब ये परावर्तित होगी तो अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण ही बनाकर क्या होगी? परावर्तित होगी। मान लो कोई प्रकाश की किरण, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, कि अगर मान लीजिए 30 पे आई है, कितने पे आई है बेटा? 30 पे, तो वो जाएगी भी कितने एंगल के साथ? 30 एंगल के साथ ही आई जाएगी। मतलब जितने एंगल के साथ आएगी उतने एंगल के साथ ही ये वापस जाएगी। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए 90 डिग्री पे आ रही है, इस तरीके से, कितने पे आ रही है बेटा? 90 पे आ रही है, तो वापस भी किस पे जाएगी? 90 पे ही वापस जाएगी। तो यही मतलब क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्या था? परावर्तन के नियम थे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? आपतित किरण को समझा, परावर्तित किरण को समझा, और आपतन बिंदु को भी समझा जहां पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है। हमने अभिलंब को समझा, आपतन कोण को समझा, परावर्तन कोण को समझा। तो ये चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आगे आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लिया। ये पहली क्लास है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और आने वाले समय में आपको इससे बेहतर और क्लासेस मिलेंगी और अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे,
क्योंकि होता कभी ये है कि कभी कभी जब हम चीजों को पहली बार देखते तो चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम देखेंगे तो किसी भी चीज का आधार यही है। तो ये आधार है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझ लिए हैं तो आपको आगे आने वाले समय में तकलीफें नहीं होंगी। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।